जय हिंद साथियों, संसारम परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं असीम भारद्वाज, आपका विज्ञान सारथी। एचटेट एग्जाम के लिए साइंस सब्जेक्ट की पहली कक्षा के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एचटेट एग्जाम के अंदर बच्चे सामान्यतः 4 सेक्शनों से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में पेडागोजिकल जो इशू होते हैं इन्हीं तीनों विषयों के, वहां से भी क्वेश्चन आपके किए जाएंगे इक्विवेलेंट अमाउंट के अंदर। तो बच्चे, एचटेट एग्जाम के लिए इन 4 सेक्शन में से कौन कौन से टॉपिक्स आपको एजेंसी के द्वारा दिए गए हैं जिनको कवर करना है, जस्ट 2 मिनट के अंदर पहले मैं आपको उन सारे टॉपिक्स के नाम बताऊंगा और उसके बाद में उन सारे टॉपिक्स के अंतर्गत पहला टॉपिक जो है उसकी हमारी आज की क्लास रहेगी। यानी आज की क्लास हमारी फर्स्ट टॉपिक से हम शुरू कर रहे हैं बच्चे। बायोलॉजी या जीव विज्ञान की आप सभी के साथ में आज शुरुआत की जाएगी। तो देखिए बच्चे, टॉपिक्स के नाम आप सभी के लिए जो एजेंसी के द्वारा दिए गए हैं मैंने आप सभी के सामने ही रखे हुए हैं यहाँ पर, जिनके अंतर्गत बायोलॉजी के अंदर पहला टॉपिक आपका रहने वाला है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सर सेल वाला टॉपिक आपका है। और मैं आपको बता देता हूं बच्चे, सेल वाला टॉपिक आपका सिर्फ और सिर्फ एचटेट ही नहीं, आप जितने भी कंपटीशन एग्जाम देते हो आज तक इस सेल वाले चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। और एचटेट के अंदर भी बच्चे सेल वाले चैप्टर से आपको डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आज यही चैप्टर हम शुरू करेंगे हमारे इस सेगमेंट के अंदर। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा होने वाला बच्चे द वर्ल्ड ऑफ लिविंग्स, जीवितों का विश्व आप बोल सकते हो बच्चे। यानी आप ये कह दीजिए कि हमारे आसपास जो 1.7 से 1.8 मिलियन के आसपास ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चे, उन ऑर्गेनिजम्स के विषय में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, टिश्यू के विषय में पढ़ोगे। सेल से ही रेलिवेंट है बच्चे, लेकिन हल्का सा अलग सेगमेंट होगा आपको, तो प्लांट एंड एनिमल टिश्यू के विषय में पढ़ना पड़ेगा। डाइवर्सिटी यानी एक चैप्टर आता है बच्चे आपका क्लासिफिकेशन, जिसको आप लोग बोलते हो, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारी पृथ्वी के ऊपर हमारे यूनिवर्स के अंदर हैं, हमने उनके बारे में कितनी प्रकार के आइडिया दिए हैं अलग अलग कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करने के, वो सारी बातें डाइवर्सिटी वाले चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चे लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम काम कर रहे हैं, जितनी प्रोसेस प्रक्रियाएं हो रही हैं बच्चे, हार्मोनल जितने सिस्टम लगे हुए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रेशन हो रहा है बच्चे, एनाबोलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये सारी की सारी क्रियाएं बच्चे इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़नी होती हैं। उसके बाद बॉडी मूवमेंट का मतलब होता है बच्चे आपको मसल्स या आप कह सकते हैं स्केलेटन सिस्टम से रेलिवेंट बातें पढ़नी है। रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है बच्चे, डिजीज, जेनेटिकल, और जो जेनेटिकल के अलावा हमारी एक्वायर्ड डिजीज होती है उन सारी प्रकार की बीमारियों के विषय में पढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर फूड का मतलब है सर आप न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स या उनके सोर्स क्या होने चाहिए, यानी कुल मिलाकर के बात यह कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इनके सोर्स क्या हैं, कहाँ से आपको मिलते, कितने आपको खाने चाहिए बच्चे, और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के न्यूट्रिशन को ग्रहण करने के तरीके कौन कौन से हैं, वो सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। और लास्ट चैप्टर बच्चे हमारी बायोलॉजी विषय की पेडागोजी को भी पढ़ा जाएगा। तो ये आपके 10 चैप्टर्स आपके रहने वाले हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के अंदर। इसके बाद बच्चे फिर हम आएंगे सर आगे चल के फिजिक्स विषय के ऊपर, और फिजिक्स विषय के अंदर आपके पास रहेंगे सर मोशन एंड मेजरमेंट, आपका गति और मापन के बारे में बच्चे बातें रहेंगी। उसके बाद फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन के नियम थे उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, फोर्स के विषय में पढ़ना पड़ेगा। ग्रेविटेशन से रेलिवेंट बच्चे जितनी भी बातें हैं आपकी, सैटेलाइट हो गई या सैटेलाइट के अलावा जितने भी उपकरण हमारे ग्रेविटेशन से अफेक्टेड होते हैं वो सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये आपको बताया गया है, इसको आप पढ़ेंगे। साउंड के विषय में आप टॉपिक्स पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं बच्चे, ये 4 जो पहले वाले टॉपिक है ना, ये चारों के चारों एक दूसरे से रेलिवेंट हैं। इन चारों को आपने हमेशा रेलिवेंट करके ही पढ़ना होता है। और इन सारे चैप्टर को अगर आप आसान शब्दों में कहें तो मैकेनिक्स नाम से एक चैप्टर बोल सकते हैं, यांत्रिकी के नाम से बच्चे आपने एक चैप्टर सुना होगा, वही चैप्टर है ये, इसको आपने पढ़ना होता है। इसके बाद सर साउंड को आपने पढ़ना है, लाइट यानी प्रकाश के विषय में पढ़ना है, ह्यूमन आई के विषय में अलग से क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, विद्युत और आपके सर्किट्स के विषय में चैप्टर आता है। उसके बाद इसी इलेक्ट्रिसिटी के आधार पे कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं, कुछ चुंबकीय प्रभाव होते हैं, जिनके आधार पे हमारे दैनिक जीवन की बहुत सारी वस्तुएं चलती हैं, उनको भी पढ़ना बच्चे। और ये फिजिक्स सब्जेक्ट से रेलिवेंट फिर आपकी पेडागोजिकल इशू को भी आपने स्टडी करना। तो लगभग 10 चैप्टर आपके यहाँ पर होंगे। तीसरा बच्चे अब केमिस्ट्री के अंदर लगभग 14 के आसपास टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ ये जो 14 टॉपिक्स हैं आपके,
ये फिजिक्स से भी कम है बच्चे। ये सिलेबस आपको दिखने में ऐसा है कि इन्होंने एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, लेकिन ये फिजिक्स के 10 चैप्टर हैं उनसे भी कम होते हैं। सबसे पहले बच्चे सॉर्टिंग मटेरियल्स एंड ग्रुप्स, यानी जो हमारे आसपास के मटेरियल्स हैं उनको क्लासिफिकेशन करना होता है हमें। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि बच्चे आपने डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, ऐसे कुछ मेथड्स के नाम सुने होंगे, उन सारी विधियों को पढ़ना है। इसके बाद आपको एसिड बेस एंड साल्ट के विषय में पढ़ना है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को पढ़ना बच्चे। कोयला, पेट्रोलियम, यानी जो हमारे पास जीवाश्म ईंधन होते हैं उनको पढ़ना है। कंबस्टन एंड फ्लेम, अब हाइड्रोकार्बन्स के कंबस्टन से रेलिवेंट बच्चे बातें आपने पढ़नी है। मैटर इन आवर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड प्योर, ये जो दो चीजें हैं बच्चे, इनके अंदर आपको मैटर को ही पढ़ना। मैटर का मतलब होता है जो फिजिकल स्टेट होती है आपकी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। और केमिकल बेसिस पे आपके एलिमेंट जो होते हैं, कंपाउंड होते हैं, मिक्सचर होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, उन चीजों को आपने पढ़ना है। इसके बाद सर एटम एंड मॉलिक्यूल को अलग से एक चैप्टर बना के पढ़ना है। परमाणु की संरचना को अलग से पढ़ेंगे आप। केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में पढ़ा जाएगा। फिर धातु और अधातुओं के विषय में अलग अलग कंपाउंड्स पढ़ोगे बच्चे आप। कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन के विषय में अलग से एक चैप्टर दिया गया आपको। और इन सारे के सारे केमिस्ट्री से रेलिवेंट बातों की पैडागोजिकल इशू को भी आप डील करेंगे प्यारे बच्चे। तो ये आपका सिलेबस मैंने जस्ट डिस्कस किया आपको। 60 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना क्या है। अब बात करते हैं सर, हमारा पहला चैप्टर जो शुरू किया जाएगा, बायोलॉजी सेगमेंट को हम शुरू कर रहे हैं आज की हमारी इस कक्षा के अंतर्गत। बायोलॉजी या जीव विज्ञान, बाइलिंगुअल बच्चे आपके सारे के सारे कंसेप्ट होने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो सारे बच्चे अब कंसंट्रेट हो जाओ इस टॉपिक के ऊपर, और इतने बेहतरीन तरीके से आपके ब्रेन, आपके मस्तिष्क के अंदर सेट करूंगा बच्चे कि विज्ञान के अंदर हर बच्चा जो इस क्लास के अंदर जुड़ा होगा वो हर बच्चा 60 में से 55 का सपना जरूर देखने लग जाएगा बच्चे। पैडागोजिकल इश्यू के अंदर आपको हल्का सा रटने वाला मैं कह सकता हूं बच्चे कि कुछ आपको सिद्धांत, कुछ नियम रटने पड़ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जो विज्ञान के कंसेप्ट होंगे ना बच्चे, वो आपका एफर्ट बिल्कुल जीरो कर दूंगा। अब कहेंगे सर ये तो बहुत हाइपोथेटिकल बात बोल रहे हो आप, ऐसा थोड़ी होता है बच्चे। वो क्लास लोगे तभी तो आपको पता लगेगा सर कि मैं जो कह रहा हूँ क्या वो चीज़ पॉसिबल है या नहीं। क्योंकि ये जो कंसेप्ट आप पढ़ने वाले हो ना, ये कंसेप्ट आपके बच्चे किस लेवल के हैं वो आप पढ़ोगे तभी आपको पता लगेगा। चलिए, और यही चीजें जो टॉपिक्स के नाम बच्चे मैंने आप सभी को बताए हैं, इन सारी की सारी चीजों को, इन सारी की सारी चीजों को हम सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं सर। और सीक्वेंस में जो हम पढ़ेंगे तो किस प्रकार से उसका पैटर्न रहने वाला है, वो सारी की सारी बातें एक बार मैं आपको बता देता हूं बच्चे, ताकि आप में से किसी बच्चे को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसके अंतर्गत। ठीक है, जस्ट अ सेकंड बच्चे। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चे आपको जो एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन के ऊपर बच्चे आप सभी हो लगभग फ्री ही मान लीजिए, सीक्वेंस में सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। और अप्रोक्सीमेटली ये डिटेल्ड कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है, ये डिटेल्ड कंसेप्ट आपको मिलने वाले हैं बच्चे। 30 से ज़्यादा टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे। जितने PYQ 2025 के साल से पहले हो चुके हैं वो सारे प्रैक्टिस कराए जाएंगे आपको। और अगर इंडिविजुअली आप एक एग्जाम के साथ में दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो किसी भी प्रकार की गाइडेंस की आपको जब भी आवश्यकता पड़े तो अवेलेबल रहेंगे हम हर सिचुएशन पे। ये बैच बच्चे आपको मिलेगा कहाँ पे सर? एस्टेट का जो स्पेशल साइंस का बैच है, संसारम एप्लीकेशन। संसारम एप्लीकेशन बच्चे आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। और इस एप्लीकेशन के ऊपर लगभग ऑलमोस्ट फ्री ही मानिए बच्चे 49 रुपीज़ के अंदर 49 रुपीज़ आपको पे करने हैं, एनरोल आप हो जाओगे और विज्ञान की टेंशन बच्चे आपकी समाप्त हो जाएगी। वैलिडिटी आपको 1+1 की मिलेगी, 1 साल की आपको पहली बार में वैलिडिटी मिलेगी। जैसे ही खत्म होगी बच्चे, तो जिस बच्चे को रिक्वायरमेंट होगी तो 1 साल की वैलिडिटी इसके अंदर और भी आपकी बढ़ा दी जाएगी। चलिए भाई, ये जस्ट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे तभी आप लोग कर पाओगे। तो आज हम पहली क्लास हमारी है यहाँ पे, और इस पहली क्लास के अंतर्गत बच्चे बायोलॉजी का हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा? सेल, सेल या कोशिका। सेल या कोशिका वाला चैप्टर बच्चे हम शुरू कर रहे हैं।
देखो भाई, जब भी हम ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो चैप्टर का नाम ही आपको एजेंसी की तरफ से दिया गया है, तो स्वयं उन्होंने सेल वाले चैप्टर के साथ में एक टर्म जोड़ी है, फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मूलभूत इकाई, जीवन की मूलभूत इकाई। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो चार शब्द आप सबके सामने लिखे हुए हैं, फंडामेंटल यूनिट, इन चार शब्दों का एग्जैक्टली मीनिंग जो बच्चा समझ गया ना, तो इतनी बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है आपसे, लगभग आप बोल सकते हो सर हर बार एग्जाम के अंदर उस आपको किसी सेट के अंदर देखने को मिलता है, किसी न किसी टेट एग्जाम के अंदर, कभी एच टेट के अंदर देखने को मिलता है, कभी सी टेट के अंदर देखने को मिलेगा आपको, कभी बी आपका बी टेट के अंदर भी अभी रिसेंटली देखने को मिला था, जो प्रीवियस ईयर के अंदर पेपर हुआ था। तो समझिए पहले इस बात को कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से मतलब क्या समझेंगे। देखिए भाई, मैं कहूँगा कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? आप कहेंगे सर एक ह्यूमन बॉडी हमें दिखाई दे रही है, जो डिजिटल बोर्ड के सामने खड़ी होकर के काफ़ी समय से पहले हमें सिलेबस बताया जिस बॉडी ने, उसके बाद उसने अपने बैच का प्रचार किया और अब पहला टॉपिक पढ़ा रही है हमें। यही कहोगे सर, एक ह्यूमन बॉडी आपको दिखाई दे रही है। फिर दूसरी बात मैं आपसे पूछूं कि आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो कि इस ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर इस ह्यूमन बॉडी के अंदर तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम होने वाले हैं, बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम होने वाले हैं सर, बहुत सारे अंग तंत्र इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, ये दूसरी बात क्लियर हो गई। बोला जैसे जैसे सर आपकी बॉडी के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, पाचन तंत्र होगा सर, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा जिसको आप श्वसन तंत्र बोलेंगे, एक एक्सक्रेटरी सिस्टम होगा सर, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, यानी कि बहुत सारे सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे सर इसमें। मैं कहूँगा ठीक है भाई, हमारी बॉडी ऑर्गेन सिस्टम पे काम करती है, क्लियर है बात। मैं कहूँगा क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि वो ऑर्गेन सिस्टम की फॉर्मेशन किससे हुई होगी? आप कहेंगे सर ऑर्गेन सिस्टम तो सेल से बने, डायरेक्टली नहीं पहुंचना, वैज्ञानिक नहीं बनना है, सीक्वेंस में चलो। ऑर्गेन सिस्टम बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स से, ऑर्गेन्स से अलग अलग विभिन्न प्रकार के अंगों से बने हुए हैं। बोलोगे हाँ सर ठीक है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर स्टमक आता है, पेनक्रियाज भी टेक पार्ट करता है, इंटेस्टाइन भी आती है, हमारी कई प्रकार के ऑर्गेन्स हैं। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसके अंदर लंग्स आते हैं सर। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स मिलकर के एक ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। फिर मैं आपसे कहूं कि भी ऑर्गेन इमेजिन कर सकते हो क्या किससे बने हैं? आप बोलेंगे सर ऑर्गेन्स हमारे बने हुए हैं टिश्यू, उत्तक से बने हुए हैं। मैं कहूंगा एक आधे उत्तक का नाम बताओ, एक आधे टिश्यू का नाम बताओ। अब कुछ बच्चे सोचेंगे टिश्यू का नाम, यार हार्ट तो हमारा ऑर्गेन है, पेनक्रियाज भी हमारा ऑर्गेन है, किडनियां भी हमारी ऑर्गेन है, तो सर टिश्यू कहाँ है? ये तो सारे के सारे ऑर्गेन हैं। देखो भी एक बात समझिए, आप अपना घर बनवाते हो तो घर के अंदर चाहे आप ड्राइंग रूम बनाओ, चाहे आप पूजा का रूम बनवाओ, चाहे आप हॉल बनाओ, बरंडा बनाओ, बेडरूम बनाओ, किचन बनाओ, कुछ भी बनाओ, 4 से 5 मूलभूत मटेरियल्स को मिक्स करके ही आपको बनाना है। या तो लोहे के बड़ी बड़ी रोड लगानी पड़ती है जो लगाते हैं ना छत पे, अलग अलग नाम होते हैं नेटिव क्षेत्र के अंदर, या आपको पत्थर लगाना पड़ेगा, या आपको ईंट लगानी पड़ेगी, या फिर आपको जो सीमेंट वगैरह का एक मसाला होता है, कंक्रीट बोलते हैं उसको। यही 4 से 5 चीज़ों की आवश्यकता है। आप बेडरूम बनाओगे तो भी इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेगा, आप किचन बनाओगे तो भी इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा, इनके अलावा तो कुछ नहीं लगा सकते सर। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर बच्चे कोई भी ऑर्गेन अगर बना हुआ है, कोई भी अंग बना हुआ है, सर मेरा हार्ट बना है तो हार्ट के अंदर क्या मिलेगा? हार्ट के अंदर न्यूरॉन्स मिलेंगी, मसल्स मिलेंगी सर, मुझे ब्लड मिलेगा मुझे, और हमारे हार्ट के चारों तरफ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लेयर मिलेगी। यही तो 4 चीजें हैं, और क्या हो सकता है बता दो? कुछ भी नहीं होगा सर। आप किडनी पे चले जाओ, किडनी के अंदर क्या मिलेगा? किडनी के अंदर न्यूरॉन्स मिलेंगी ताकि ब्रेन का कंट्रोल रहे, उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन की लेयर रहेगी। ब्लड का कॉन्टेक्ट मिलेगा सर उसके पास में, मसल से बना होगा।
यही तो चार चीजें बच्चे। तो ये जो चार मूलभूत मटेरियल है ना, जिनसे मिलके हर ऑर्गन बनता है, इन्हीं को हम टिश्यू कहते हैं। हालांकि टिश्यू के लिए एक अलग से चैप्टर हमें दिया गया है, तो हम डिस्कशन भी उसका अलग से करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू का भी पढ़ेंगे और प्लांट टिश्यू का भी पढ़ा जाएगा। अब ये टिश्यू किससे मिलके बनते हैं बच्चे? ये मिलके बनते हैं सर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से, बहुत सारी छोटी छोटी सर सेल से मिलके बनते हैं, कोशिकाओं से। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर बनी हुई है, जो भी संरचना बनी हुई है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई सर? उसकी शुरुआत हुई सेल के द्वारा, कोशिका से। कोशिका से क्या बना? कोशिकाओं के ग्रुप को टिश्यू बोल दिया, टिश्यूओं के ग्रुप को हमने ऑर्गन बोल दिया, ऑर्गेन्स के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम, और ये ऑर्गन सिस्टम कहाँ पर? हमारी बॉडी के अंदर है। तो आप ये कह सकते हो सर हमारी बॉडी के अंदर जो फंडामेंटल, जो बिल्कुल मूलभूत शुरुआत कहाँ से हुई है हमारी बनने की? सेल से। और सेल जो काम करेगी वैसा ही काम किसका होगा? टिश्यू का। टिश्यू जैसे काम करेंगे वैसा ही हमारे ऑर्गेन्स का बोला जाएगा, जैसे हमारे ऑर्गेन्स काम करेंगे वैसे ही ऑर्गन सिस्टम का, और ऑर्गन सिस्टम जैसे काम करेंगे वैसे ही हमारी बॉडी का काम बोला जाएगा। मतलब सर सेल जो है ना, सेल जो है वो हमारे शरीर की स्ट्रक्चर भी बनाती है और हमारी बॉडी के फंक्शन की शुरुआत भी वहीं से होती है। यानी शरीर की संरचना देने वाली और शरीर के कार्यों को करने के लिए इनिशिएट वहीं से होते हैं। तो दोनों ही काम ये करती है। तो इससे ज़्यादा फंडामेंटल क्या हो सकता है बच्चे? इसीलिए सेल को हमारे द्वारा क्या कहा जाता है सर? फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है। क्लियर? पहली बात, चैप्टर का नाम क्लियर है। तो अब एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछता है, बताओ ऑर्गन किससे मिलके बनते हैं? टिश्यू से। टिश्यू किससे? सेल से। सेल हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल करती है? हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, इसलिए हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। हमारी बॉडी के फंक्शन भी यहीं से शुरू होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं बच्चे फंक्शनल यूनिट। दैट्स इट। तो अभी आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उस चैप्टर के विषय में आपको ये तो समझ में आ गया सर कि आपको पढ़ना क्या है। सेल को पढ़ना है। सेल मतलब हमारी बॉडी की एक बहुत ही फंडामेंटल यूनिट होती है। अब ये सेल की खोज शुरुआत कहाँ से हुई? तो बच्चे एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक बुक के बारे में बताया हमें। एक किताब मिली भाई हमें, माइक्रोग्राफिया। एक बुक हमें मिली, बोले तो माइक्रोग्राफिया नाम से। माइक्रोग्राफिया नाम से किताब मिली बच्चे, और 1665 के आसपास का समय था। और इस बुक को लिखने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इस बुक को लिखने वाले व्यक्ति थे। उनकी किताब मिली माइक्रोग्राफिया। इस माइक्रोग्राफिया के अंदर फर्स्ट टाइम क्या लिखा हुआ था? यहां लिखा हुआ था एक सेल के विषय में, एक कोशिका के विषय में। और ये कोशिका कहाँ मिली थी? ये कोशिका आपको मिली थी बच्चे, एक प्लांट था आपका, एक पौधे के अंदर ये कोशिका आपको मिली थी। किस चीज का प्लांट था? ओक। ओक नाम के पौधे के अंदर एक सेल सबसे पहले ढूंढी गई। और ओक प्लांट जो था ना, इसका कौन से हिस्से में मिली थी बच्चे? ये एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये मिली थी सर उसके बार्क वाले हिस्से में, उसके छाल यानी उसके छिलके वाले हिस्से में आपको ये देखने को बच्चे मिली थी। उसके छिलके वाले हिस्से, बार्क वाले हिस्से में मिली थी सर। ओके। और प्लांट के अंदर बच्चे दो प्रकार की सेल होती हैं। एक सेल ऐसी होती हैं जो डिवीजन करती हैं, लगातार विभाजन 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 करती रहती हैं। कुछ सेल ऐसी भी होती है जो डिवीजन नहीं करती। ये कैसी थी? जो ओक के पौधे में पहली बार आपको सेल मिली थी, और इस सेल के बारे में बताया कहाँ गया था? इस किताब के अंदर बताया गया था। तो ये सेल आपकी कौन सी थी बच्चे? डिवीजन करने वाली थी या बिना डिवीजन वाली? मतलब नॉन डिवाइडिंग थी। नॉन डिवाइडिंग थी, विभाजन की प्रक्रिया इसके अंदर नहीं होती थी। और जब हमारे जीवन के अंदर, चाहे पौधे का जीवन हो चाहे जंतुओं का जीवन हो, जब विभाजन बच्चे खत्म हो जाता, विभाजन नहीं होता है, तो उस सेल को या उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मृत कहा जाता है। यानी कि सर पहली सेल की जो खोज हमारे सामने हुई थी वो एक डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे राइज करेगा? वैसे तो हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते चलेंगे, लेकिन यहाँ कंसेप्ट के साथ भी थोड़ा सा अनुमान लगा करके आपको चलना पड़ेगा कि क्वेश्चंस आपसे कैसे अराइज किए जाएंगे। भाई सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि सेल की डिस्कवरी किसने करी? आप कहेंगे सर रॉबर्ट हुक ने। किस किताब में? माइक्रोग्राफिया।
कब की? 1665, 1665 में। फिर आपसे पूछेगा कि भाई किस प्लांट से की? ओक के प्लांट से। प्लांट के किस हिस्से से करी? बार्क यानी छाल से की सर। फिर आपसे पूछेगा पहली जीवित कोशिका की खोज किसने करी? फिर हम इनका नाम नहीं ले सकते सर। इनका नाम हम तभी तक ले सकते जब तक आपसे पूछे पहली सेल, लेकिन फर्स्ट लिविंग सेल, वहां दिक्कत आ जाएगी, ये लिविंग सेल नहीं थी। तो इसके जस्ट बाद कुछ ही समय के बाद एक और व्यक्ति आए, नाम आई थिंक आप सभी ने सुन ही रखा है, ल्यूवेनहॉक का। ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? इन्होंने 1674 के अराउंड 1674 के अराउंड बैक्टीरिया बैक्टीरिया के रूप में, यानी सर जीवाणु के रूप में फर्स्ट लिविंग सेल की खोज की। फर्स्ट लिविंग सेल की खोज की सर। पहली जीवित कोशिका की बच्चे इन्होंने क्या की सर? खोज की। ठीक है, पहली जीवित कोशिका की इन्होंने खोज कर दी सर। तो 1674 में की थी, बैक्टीरिया ही है वो। और इवनली आप ये भी कह सकते हैं कि पूरी यूनिवर्स में सबसे छोटी सेल भी बैक्टीरिया ही है। हालांकि वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है और वायरस से छोटा आपका वायरॉइड होता है। बहुत सारे पार्टिकल हैं ऐसे जो बैक्टीरिया से छोटे, लेकिन फिर भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता था, जवाब देंगे कि सबसे छोटी सेल जो है वो बैक्टीरिया होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे बैक्टीरिया के अलावा जो इससे छोटे पार्टिकल जैसे वायरस वगैरह हैं, उनको हम लिविंग मानते ही नहीं है। वायरस वगैरह तो ऐसे पार्टिकल हैं जो हमारी बॉडी में आ गए तो लिविंग की तरह से व्यवहार करते हैं, और हमारी बॉडी से बाहर कहीं भी मिट्टी के साथ पड़े हैं तो मिट्टी के पार्टिकल की तरह व्यवहार करेंगे, उनके अंदर कोई प्रोसेस नहीं होगी। लेकिन हमारी बॉडी में आ गए तो उनके अंदर सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। तो उनको तो एक अलग कैटेगरी मानते हैं। तो बिल्कुल प्रॉपर जीवित है हर सिचुएशन में, वहां पे सबसे छोटी सेल आपकी बैक्टीरिया होती है बच्चे, याद रखें। और इसी बैक्टीरिया की खोज जो पहली जीवित मानते हैं, जिसको ल्यूवेनहॉक ने करी थी सर 1674 में। तो अभी तक हमारे पास सेल यानी कोशिकाओं की बच्चे खोज हो चुकी है। और जब सेल यानी कोशिकाओं की खोज आप सभी के सामने हो ही चुकी है, तो 4 क्वेश्चंस के जवाब आप एक बार जान लीजिए। ये छोटी बड़ी सेल में बहुत कंफ्यूज करता है आपको एग्जामिनर, आज क्लियर कर देता हूँ। सबसे छोटी सेल हमारी बॉडी में और यूनिवर्स के अंदर, सबसे बड़ी सेल हमारी बॉडी के अंदर और यूनिवर्स में कौन सी है, क्लियर कर लेते हैं इस बात को आज। एक टेबल बना करके लिख लेते हैं। इधर स्मॉलेस्ट सेल, यहां पर लिख लेते हैं हम लार्जेस्ट सेल। सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका ये ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे द्वारा पहले लिख लिया जाएगा, मानव शरीर में, और फिर उसके बाद यूनिवर्स में, ब्रह्मांड के अंदर। तो देखो भाई, हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटी सेल बोला जाता है ग्रेन्यूल सेल को। ग्रेन्यूल सेल होती है हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती है। ग्रेन्यूल कोशिका को कहा जाता है बच्चे, जो हमारे मस्तिष्क में होती है। और ये ग्रेन्यूल कोशिका लेकिन जरूरी नहीं कि आपको ऑप्शन के अंदर मिलेगा। अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर आपको ऑप्शन में मिल सकता है एक स्पर्म, शुक्राणु भी मिल सकते हैं बच्चे। फिर आप स्पर्म को आंसर लगा सकते हो। और स्पर्म भी अगर आपको नहीं मिलता है ऑप्शन में, तो फिर आपको एक ऑप्शन में मिलेगा आरबीसी। ये मैंने आपको वो पॉसिबिलिटी भी बता दी जो आपके एग्जाम के अंदर एग्जामिनर आपको कैसे घुमा फिरा सकता है। इन 3 में से कोई एक आंसर होगा। अगर तीनों ही आपको ऑप्शन के अंदर मिल जाए तो सबसे पहले वाले को आपने आंसर करके आ जाना है। क्लियर है बात? ठीक है। लार्जेस्ट सेल सर हमारी बॉडी में, तो लार्जेस्ट सेल होती है बच्चे ओवम के अंदर, अंडाणु। ओवम, अंडाणु जो है वो सबसे बड़ी सेल है हमारी बॉडी की। अभी एक बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर पीछे क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था कि आपका पुरुष के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। एक स्टूडेंट आके खुश होकर दिखा रहा मुझे, सर देखो ये तो आपने बताया था, मैं ओवम लगा के आ गया। मैं भाई है तेरे पास ओवम? बोला सर, अरे सर गलत करके आ गया। तो ये गलती मत करना भाई। ह्यूमन बॉडी बोले
तो आपने क्या करना है, ओवम लगाना, एग सेल बोलते हैं जिसको, लगा के आना है। लेकिन अगर आपको पुरुष बोल दे फिर गलती मत कर देना भाई, पुरुषों के पास थोड़ी होती है सेल, ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है। तो आपने ह्यूमन के केस में ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, पुरुषों में बोल दे फिर आपको ऑप्शन में क्या दिखाई देगा, न्यूरॉन। फिर आपको क्या दिखाई देगा बच्चे, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका आपको दिखेगा। इसको आंसर लगा देना है, ठीक है। तो न्यूरॉन आप लगा देंगे भाई। सबसे, वैसे तो सबसे लंबी होती है, सबसे बड़ी तो ओवम होती है, लेकिन पुरुषों में पूछेगा तो पुरुषों में तो फिर यही आपका सबसे सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे लंबी और सबसे बड़ी दूसरे नंबर पे न्यूरॉन ही होती है सर, ठीक है, ओके। यूनिवर्स में सबसे छोटी कोशिका तो एक बैक्टीरिया ही मैंने बोला था, उसका नाम होता माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम बैक्टीरिया, ठीक है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम बैक्टीरिया जिसको हम बोलेंगे, ये सबसे छोटी सेल होती है सर, ठीक है। तो लिविंग सेल और सबसे छोटी है, और ऐसी सेल होती है, बीमारी बहुत फैलाती है ये। इस सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, और कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण अपनी शेप चेंज कर सकता है। और शेप चेंज करने का बेनिफिट ये होता है कि कई बार हम मेडिकेशन भी लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो दवाइयों के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन करके और दवाई को भी निष्क्रिय कर सकता है, दवाई के प्रभाव को भी हटा सकता है। मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दवाइयों का भी इस पर कोई असर ना पड़े, क्योंकि शेल वॉल नहीं है इसीलिए। फिर यूनिवर्स के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी है बच्चे, आप सभी जानते हैं, बच्चे बच्चे की जुबान पे सर, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, स्तुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी सेल होती है पूरे यूनिवर्स के अंदर। तो ये 4 क्वेश्चंस का जवाब आपको बेहतरीन तरीके से रखना है। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है भाई। इसके बाद अब एक जो बेसिक सी बात आप याद रखेंगे, सेल से रेलिवेंट ही, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ये 2 शब्द होते हैं बच्चे, एक यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यानी बहुकोशिकी, एक कोशिकी है, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, अक्सर आप यहाँ भी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण गलती करते हो। और मल्टी सेलुलर, अगर मैं आपसे पूछूं एक बार मस्तिष्क के अंदर सोच के देखिए कि भाई यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं, क्या उनमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं हो सकती हैं? जितना आपने पढ़ा उसके आधार पे कोशिश कीजिए एनालाइज करने की, कि मैं अगर आपको कहूँ कि भाई कोई जीव है, कोई ऑर्गेनिज्म है, चलिए इस तरह से भी छोड़िए, मैं आपको कहता हूँ एक ऑर्गेनिज्म के पास में 5 सेल हैं, 5 कोशिकाएं हैं। एक कोई जीव है जिसके पास में 5 कोशिकाएं हैं, ये मैंने आपको बोल दिया। तो बताइए वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है? बच्चे कहेंगे सर एक से ज्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है, लिखा ही हुआ है सर मल्टी। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना, कभी भी सेल की संख्या से डिसाइड नहीं होता है, ये सेल के टाइप से डिसाइड होता है। भाई यूनिसेलुलर वो होता है जो आपका कैसे बनता है, मेड ऑफ 1 और मोर सेम टाइप ऑफ सेल, सेम टाइप ऑफ सेल, जो एक या अधिक समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बने, समान प्रकार की बच्चे कोशिकाओं से मिलके बने। ध्यान रखिएगा आप इसको, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जितनी भी होंगे सारी सेम होंगे। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में किडनी की अलग है, फेफड़ों की अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जीव के अंदर जितने भी काम है वो एक एक सेल वही कर दे, डिफरेंट टाइप की, एक ही सेल बहुत सारे काम कर दे, और वैसी वैसी बहुत सारी सेल हों, यानी सेम टाइप के अगर एक से ज्यादा भी हैं तो भी आप बोलोगे यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर की बात करें, बहुकोशिकीय की, तो मतलब ये बोल सकते हो सर मैनी टाइप ऑफ सेल, कई सेल नहीं, कई प्रकार की सेल, यानी अलग फंक्शन करने के लिए एक अलग प्रकार के सेल जिसके पास में हो उसको ऐसा कहा जाता है। क्लियर है बात यहां तक आप सभी को? चलिए भाई,
सो आज यहीं तक करते हैं बच्चे। शुरुआत हमने करी है चैप्टर की। आप सभी ने भी तरीका देख लिया होगा हमारे पढ़ाने का, हमारे सिखाने का, और आप हमसे कितना लाभ आपके एग्ज़ाम के अंदर उठा पाओगे, वो बात भी बच्चे आप समझ चुके हो। इसके बाद जितनी भी क्लासेस होंगी हमारे पास में, इस सीक्वेंस में जो सिलेबस मैंने बताया है, वो सारी की सारी क्लासें बच्चे आपको इस बैच के अंदर मिलने वाली हैं। ये जो एचटेट स्पेशल का साइंस बैच आपको बच्चे मिलेगा, और 49 रुपीज़ आप पे करके एनरोलमेंट कर लोगे। इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट और जितने अभी तक 2025 के वर्ष तक जितने क्वेश्चन आ चुके सारे कवर करूंगा बच्चे। मैं जो बातें अभी आपको कह रहा हूं उसके पीछे दो पर्पज हैं। पहला पर्पज, आप सोचोगे कि सर आप केवल अपना प्रमोशन कर रहे हैं, आप बैच लॉन्च कर रहे हैं। देखिए बच्चे, यूट्यूब के ऊपर इतने सारे इन्फ्लुएंसर आ चुके हैं ना, ये लोग क्या करते, इन्फ्लुएंस ज़्यादा करते, बच्चों को पढ़ाते हैं नहीं। और बच्चों का माइंडसेट अब ऐसा हो गया कि सामने वाला सिर्फ अपना कोर्स बेच रहा है। लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर किसी टीचर को पढ़ाना हो तो वो क्या करेगा बच्चे? देखो, तरीका तो यही होगा कि यूट्यूब के आप सभी के सामने आ करके और आपको अपनी बैच की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। लेकिन बच्चे, आप भी इस अंतर को समझें, इन्फ्लुएंसर और एक टीचर के बीच का अंतर आप समझें, और हर किसी के ऊपर वही बात इंप्लीमेंट ना करें। और अपना जो समय आप फालतू में सिर्फ इन्फ्लुएंस करने के पर्पज से यूट्यूब के ऊपर जो पब्लिसिटी कर रहा है, वहाँ से अपना ध्यान को हटा करके बच्चे और अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि सर हमने 49 रुपीज़ पे कर दिए हैं और आपको ये लगता है कि सर मुझे 7-8 दिन हो गए और मुझे नहीं समझ में आ रहा आपके बैच से, तो बच्चे 7 दिन बाद भी अगर आप मुझे ये कहोगे ना सर नहीं आ रहा समझ में, तो बस एक मैसेज आपने मुझे डालना है बच्चे। और मैसेज के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के सामने बता भी देता हूँ, ठीक है, 9813133373। एक मैसेज डालना बच्चे, ये 49 भी आपके वापस आ जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं अगर आपको। लेकिन मैं कहता हूँ ये चीज़ कभी होगी नहीं। विज्ञान साइंस आप मेरे से पढ़ेंगे बच्चे तो डेफिनेटली आपके 60 नंबर आपके पास में होंगे। तो चलिए बच्चे, मुलाकात होगी आप सभी से दोबारा अगले सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।